हाउ टू गेट मेनलैंड ट्रेड लाइसेंस इन दुबई। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ नहायत अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और दुबई में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम आपको बिजनेस एक्टिविटी चूज करने से लेकर लाइसेंस ऑब्टेन करने तक की मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। हम आपको दुबई के मेनलैंड और फ्री जोन के बारे में बताएंगे और मेनलैंड में कौन कौन से बिजनेस लाइसेंस होते हैं और कितनी लागत के साथ आप इसे हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कि मेन लैंड के अंदर अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो क्या तरीके होते हैं। सो ऑब्वियसली देयर आर स्टेप्स टू गेट द लाइसेंस इन दुबई। तो कोई भी बिजनेस लाइसेंस अगर आपने दुबई में ले लिया है तो एनीवेयर एल्स जो होती है आपकी कंपनी वर्ल्ड में वो लीगल एंटिटी की हामिल होती है। सो जो बेसिकली मेन लैंड ट्रेड लाइसेंसेस होते हैं दुबई में वो उन्हीं कंपनीज को वो काउंटेबल होते हैं, सिक्योर होते हैं। ऑब्वियसली दुबई उनकी क्री चेक रखती है, उनको प्रोसेस जो उनकी रजिस्ट्रेशन है दुबई में काफी स्टेजेस के ऊपर डिपेंड होता है। ये हमारे पास एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमें दुबई में लेने में लाइसेंस वगैरह लेना है तो किस तरह से काम होता है। तो जो मेन वहां पे जिस तरह हमने सऊदीया की बात की थी कि सऊदी में हमारे पास सागिया के साथ हमारी डीलिंग्स होती हैं, सागिया के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। तो अगर हमारे पास दुबई में बात आती है कि दुबई का मैंने मेनलैंड लाइसेंस लेना हो तो तब मेरे साथ कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। तो तब आपके पास वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसे हम डीईडी कहते हैं। ये डिपार्टमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व होता है जब हमने दुबई से ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह लेना होता है। तो ये स्टेप्स थे, इन स्टेप्स की मैंने काफी तौर पे डिटेल्स भी अपने पीडीएफ्स में वर्ड्स में शेयर की हुई थी कि अगर कोई हमारे पास आता है कोई पर्सन तो तब हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं, हमने किसी तरह से बिजनेस एक्टिविटी को किस तरह से लेके जाना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज हैव टू अपॉइंट योर लोकल यूएई स्पॉन्सर और पार्टनर। तो अब बात आती है कि यार स्पॉन्सरशिप आ गई, फिर वही बात आ गई, फिर क्लाइंट कह रहा है मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसकी क्यूरी को हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको हेल्प आउट इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि मैं जो हूँ मेरी कंपनी यूएई में है, आई एम हैविंग द लाइसेंस, यानी मैं एक लीगल एंटिटी लीगल कॉर्पोरेशन के तौर पे मेरा एक वहाँ पे स्टेटस है। तो मैं भी वहां पे उसका स्पॉन्सर बन सकती हूँ। ठीक हो गया। इफ जिस तरह से हम मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि दैट वी आर हैविंग मेनलैंड और ट्रेड लाइसेंस हमारे पास है। अब यहाँ पे क्यूरियस थी कि यूएई के हम नेशनल्स हैं या फिर वहाँ पे कोई स्पॉन्सर पर्सन है जिससे हमारी डीलिंग है, वो बात की क्यूरियस थी। मेरे साथ वो बात नहीं हुई, लेकिन हम अपने क्लाइंट को इस स्टेप से इस तरह भी हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम उसके स्पॉन्सर्स खुद बन जाएं, हम उसके पार्टनर्स खुद बन जाएं। उससे हम ये ना कहें कि जी आपने आप यहाँ पे चले जाएं, आप वहां पे चले जाएं, आप ये करें, तो वो तो कहेगा यार ये तो मैं काम खुद ही कर लूंगा। लेकिन अगर हम उसे कहते हैं कि यार आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि हमने जहाँ पे मिसिरम ने जब हम लोग वहाँ पे इनोवेटिव वीजा की बारे में बातचीत कर रहे थे तो कई फॉर्म्स ऐसी थी जो कह रहे थे कि चलें आप वहां पे जाए ना, विजस ना करें, आप हमारी फॉर्म के साथ पार्टनरशिप करें, इतनी सी कॉस्ट लगेगी और आपका काम हम कर देंगे। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को गैदर कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है तो वो यार ये 10 से 11 जो स्टेप्स हैं उनमें जाने से पहले तो वो यही कहेगा कि यार काम आसान दो, जल्दी काम हो, काम खत्म हो, मेरी चीजें कॉस्ट कम लगे, मेरा काम जल्दी से, मेरी प्रोडक्ट्स जल्दी से सेल परचेज हो, मुझे इतने ज्यादा लंबे चौड़े काम में पड़ना ही ना पड़े। तो ये वो स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को वहां पे गैदर करके अपने साथ मिला के अपनी कंपनी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं, पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और साथ में उनकी कंपनी को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। साथ में आगे फिर आते हैं ऑब्वियसली अपने ऊपर लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलएलसी होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, किस तरह से काम चलेगा वो सब के सब लीगल स्ट्रक्चर्स वहां पे पॉइंट किए जाते हैं। ट्रेड नेम्स होते हैं, इनिशियल अप्रूवल्स लिए जाते हैं, इनकेस अगर आप ऑफिस हैं, रेजिडेंसीज होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहां पे उनका इजारी ऑफिस होता है जहां से आपको कमर्शियल स्पेस यानी आप लोकली रेजिडेंसी जब लेते हैं तो इस ऑफिस के साथ डीलिंग होती है और बिजनेस लाइसेंस वगैरह लिया जाता है। इन सब की डिटेल्स हमारे वहां पे वर्ड फॉर्म्स में पीडीएफ में डिटेल्स में है, लेकिन ये हमारी अप्रोच नहीं थी तो हम इसके ऊपर फर्स्ट नहीं जाते। तो जब बात आती है कोई भी कॉर्पोरेट या लीगल एंटिटी वगैरह जब वहां पे बनाई जाती है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है दैट यू हैव टू डेवलप अ बिजनेस प्लान। द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग अ जनरल ट्रेडिंग बिजनेस और वेदर अ बिजनेस, यू हैव टू डेवलप अ बिजनेस प्लान। और ये मेन फैक्टर होता है, की फैक्टर होता है कोई भी बिजनेस की सक्सेस और उसके फेलियर में, कि जब वो बिजनेस सेट करने लगता है, जब वो बिजनेस चलाने लगता है तो वो बिजनेस किस हिसाब से होता है, किस तरह से उसने उसकी रिसर्च की होती है, किस तरह से उसने इसको डील किया होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे इररेलेवेंट हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन हमसे रेलिवेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? दैट वो पर्सन जिन्होंने क्लाइंट से डीलिंग करनी है,
हमने एक सेशन रखा था कि ऑल आवर फ्रंट डेस्क इंजीनियर्स जो उन्होंने क्वेश्चंस वहां से अराइज करने थे, दे आर गोइंग टू आस्क देम कि भाई पोटेंशियल किस तरह से, मैंने बात वहां पे क्वेश्चंस लिखे थे कि डेट हमें उनसे वहां से क्वेश्चंस करके उनसे देखना होता है, उनके साथ साथ हमने भी मार्केट को सर्च करना होता है, बिकॉज हर आने वाले बंदे के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, हर क्लाइंट के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, आपको भी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको भी उनकी इंटेग्रिटी को चेक करना पड़ता है कि दैट यार वो पर्सन इस पोटेंशियल का है, इस क्रेडिबिलिटी का है कि काम चल सकेगा, वो प्रोडक्ट्स जिसको वो वो ये करना चाह रहे वो वहां पे एप्लीकेबल है भी, वो वहां पे काम की जा सकती भी है, वो वहां पे रन टाइम पे चल भी रही है, वो वहां पे कोई पोटेंशियल करके हमें ग्रोथ दे सकती है। ये सब की सब चीजें मार्केटिंग टेक्टिक्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपकी फाइनेंसिंग होगी, वो पर्सन किस तरह से फाइनेंस लेके आ रहा है, किस तरह से फाइनेंसिंग हुई, ये सब का सब हम भी अपने एज अ कंसल्टेंट्स हम भी उस चीज को चेकआउट करेंगे, और साथ साथ में जो बंदा लेके आएगा अगर उसने भी इस चीज को चेक किया जाएगा, देन वो फर्स्ट की पॉइंट होगा कि वो एक सक्सेसफुल क्लाइंट बन सकता है। ओके, ऑब्वियसली दुबई मार्केट को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि दुबई मार्केट में कई तरह से 48 जोन्स हैं, दुबई में फ्री जोन्स भी होते हैं हमारे पास, हमने लेकिन अभी हम उसमें गए ही नहीं थे कि हमने फ्री जोन में ले जाना है या अपनी ऑफशोर कंपनीज ओपन करनी है। हमारे पास मेनलैंड की जुरिसडिक्शन थी कि मेनलैंड में हमारे पास ट्रेडिंग लाइसेंस है, वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है कि क्योंकि फ्री जोन्स के अंदर वो आपको 100% ऑनरशिप वगैरह इन्वेस्टर्स को लेने की अलाउ करते हैं, बट मेनलैंड के अंदर वो आपको 100% ऑनरशिप अलाउ नहीं करते। तो हमारी जो ये अप्रोच है यहाँ पे, ये चीज भी हमें वहाँ पे एक डील देखनी पड़ेगी, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे होंगे कि मेन लैंड के अंदर आपको 100% ऑनरशिप वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती, कंपनी के अंदर स्पॉन्सरशिप होगी यूएई नेशनल्स की, और वो स्पॉन्सरशिप भी अप टू 50% होती है, ये भी नहीं है कि वो 25% जिस तरह सागिया ने रखी हुई है वो वहाँ पे नहीं होती। ऑब्वियसली जब ऑफशोर कंपनीज होती हैं या हमारे पास एक तरह से फ्री जोन्स कंपनीज होती हैं, तो वहां पे एग्जेम्पशंस आपको मिलती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी आपके वीजास पे और आपकी ब्रांचेस के ऊपर लगती हैं, और नो डाउट, बट आपके पास ऑब्वियसली एग्जेम्पशंस भी होती हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हो गए, आपके सेल परचेस की एग्जेम्पशंस होती हैं, वो आपको मिलती हैं वहां पे। फाइंड अ स्पॉन्सर, तो जो बात हमने यहाँ पे की थी कि जब आपने दुबई में एक लीगल एंटिटी कॉपरेट करनी होती है, वहां भी आपको अपना स्पॉन्सर एक ढूंढना पड़ता है, दैट इफ एनी वन पर्सन हु वांट्स टू या ही विश टू set up your company in Dubai, so he has to find a sponsor for their businesses, and that sponsor should have hold 51% of your company. On the mainland दुबई की ये restrictions आ गई हैं that 50 to 47% के 9% sponsorship का रेट रहेगा, 100% ऑनरशिप इन्वेस्टर्स को ना mainland अलाउ नहीं की जाती। ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं कि आपने किस तरह से करना होता है कि दैट ट्रेड नेम फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट होता है, ट्रेड नेम के सिलेक्शंस के बाद बिजनेस एक्टिविटीज को डिफाइन किया जाता है कि ये बिजनेस एक्टिविटीज हैं, डीड जो होता है हमारे पास दुबई का जो डेवलपमेंट है वहाँ पे वहाँ से आपको वहाँ पे इनिशियल अप्रूवल्स होते हैं, देन ऑब्वियसली मेमोरेंडम एसोसिएशन प्रिपेयर्स होते हैं, गेट इट साइंड बाय योर पार्टनर। मैम का मुझसे क्वेश्चन था कि इफ मैं वहां पे बात हूँ एज अ पार्टनरशिप पे बात कर रही हूँ या कमर्शियल एजेंसीज वगैरह हैं, या इस तरह से है कि दो बंदे आपस में एग्रीमेंट करके एक जॉइंट वेंचर के तौर पे कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो फिर वो क्या 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 सिनेरियोज होते हैं, क्या कॉस्ट होती है, किस किस कंट्री की बात चलती है, कि किस तरह से हिसाब चलता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये उस एग्रीमेंट में डिफाइन होती हैं, एमओए जब होता है तो उसमें ये चीज डिफाइन की जाती है कि इन केस मेरी कंपनी लायबल होगी, इन केस मेरी कंपनी में ये इश्यू आ गया, या इन केस हमारा ये प्रॉफिट हो गया, तो जो मेरा पार्टनर है वो किस हद तक लायबल है, मैं किस हद तक लायबल हूँ, कौन सी जुरिसडिक्शन यानी कौन सी कंट्री के लॉज इस पे एप्लीकेबल होंगे, तो ये आपके एमओएस के अंदर साइन होते हैं। तो यानी एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि जब आप कमर्शियल एजेंसीज भी करेंगे ना, या आप कमर्शियल एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप्स करेंगे और आपने अपना एजेंट वहां पे स्पॉन्सर करके वहां पे एजेंट अपना अपॉइंट किया होगा, तो तब भी आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर तब भी आप उसे ये कहेंगे कि यार मेरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से जब एमओएस वहां पे जाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि यार अगर कोई इशू आता है, मेरा स्पॉन्सर कोई 2 नंबर काम करता है या किसी तरह से कोई इशू क्रिएट होता है, तो तब भी कौन सी जुरिसडिक्शन इसको देखेगी, किस कौन से लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे।
ऑब्वियसली अगर आप फ्री जोन्स और ऑफशोर्स के लिए करते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। ये कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर हमें बाय चांस अगर हम इस अप्रोच की तरफ जाते हैं तो तब हम इसके डेप्थ में जाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि दुबई के जो जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं ऑफशोर कंपनीज या फ्री जोन्स में, तो तब आपके जितने भी मैनेजर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपकी एप्लीकेशन को साइन करेंगे। आपका मेमोरी ऑफ एसोसिएशन वहाँ पे सबमिट होगा। ओरिजिनल कॉपीज जाएंगी, जो पासपोर्ट कॉपीज, जो विजेस ऑफ पासपोर्ट्स, ये सबके जब आपके पार्टनर्स का विजेस वहाँ पे सबमिट होगा और देन अप्रूवल लेटर वहाँ पे आपको दे देगी। ओके, ये सब था जेनेरिक इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास नहीं आते, लेकिन ये हमारे पास एक जिस तरह कहते हैं ना, एक पेस हम बनाते हैं कि यार ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। अब जो मेन क्वेश्चंस थे हम उनकी तरफ जाते हैं कि पहले तो अव्वल ट्रेड लाइसेंस होता क्या है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रेड लाइसेंस के अंदर एक्टिविटीज कौन कौन सी हम प्रूव कर सकते हैं कि जनरल ट्रेड लाइसेंस है हमारे पास, तो इसके अंदर रहते रहते मैं क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत मेन क्वेश्चन था जो हम इसमें आंसर करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो आपको यूएई के अंदर ऑब्वियसली उसका प्रीरेक्विजिट होता है कि आपको ये यूएई में बिजनेस वगैरह एप्लीकेबल अलाउ कर देता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं विद इन ए ट्रेड लाइसेंस के अंदर। यानी आप मार्केटिंग वगैरह या ट्रांजेक्शनल या फाइनेंशियल जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब बात समझ आती है कि ट्रेड लाइसेंस के अंदर मुझे क्या क्या चीजें परफॉर्म करने की परमिशन मुझे यूएई देती है। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी वो ये होती है कि वो आपको नेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जनरल ट्रेड लाइसेंस का जो होता है वो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नेशंस के अंदर गुड्स को ट्रेड करने अलाउ कर देता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन कि वो आपकी कमर्शियल रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी आपके लाइसेंस के अंदर डिफाइन हुई होंगी, दैट इस जुरिस्डिक्शन में आप काम करेंगे या इस तरह से आप काम करेंगे या इस तरह की मेरी एक्टिविटीज है, मैंने इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। आप इनमें नंबर ऑफ डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को मैसेज फॉर्म में, यानी हर लेवल पे, इफ यू वांट के लो लेवल पे एसएमबीज के बाद में, लेकिन अगर मैसेज लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो तब भी आप एक जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। और ट्रेड लाइसेंसेस के अंदर आप बेसिकली इंडस्ट्रीज सच एज रेस्टोरेंट्स और एनी कंसल्टेंसी बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, द स्टेप्स बिलो, ये बेसिकली शॉर्ट समरीज हैं दैट एनी वन पर्सन जो कि ट्रेड लाइसेंस को लेना चाहेगा, व्हाट ही और शी शुड डू। सो बेसिकली आपको अपना कंपनी का नेम उस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, उस अकॉर्डेंस ऑफ देयर रूल्स वहां पे आपको लेना होता है। इसका मतलब ये होता है कि दैट आपका नेम किसी भी उनके वहां पे लोकल किसी कंपनी के साथ या उनके रिलीजियस किसी बिलीफ को ना कर रहा हो, यानी उसके एसेंस के अंदर रहते हुए ये उसके साथ एसोसिएट हो रहा हो। तो देन यू हैव टू जस्ट चूज योर बिजनेस एक्टिविटी दैट यू वांट टू कैरी आउट। इफ अगर आप वहाँ पे कमर्शियल एजेंट्स लेना चाहते हैं, कमर्शियल एजेंट ले लें। अब एलएलसी ओपन करना चाहते हैं, अब वो क्या होते हैं, वो सिनेरियो से आप पे डिपेंड होते हैं। देन ऑब्वियसली व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू वांट टू परफॉर्म इन योर ट्रेड लाइसेंस, आप वहाँ पे उसे डिफाइन करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं, उसे फिल करके जब आप उनके फॉर्म्स वगैरह को सबमिट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका एमओए वगैरह सबमिट होता है, आपके लोकल स्पॉन्सर्स के वीजा और पार्टनर्स वगैरह के सारे के वीजा और पासपोर्ट कॉपी सबमिट होती है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन हमने यही बात की थी कि हमारे पास ऑफिस स्पेसेस होते हैं। तो ऑफिस स्पेसेस के बाद हम देखते हैं लीजेस होते हैं। जितने भी आपने ऑफिस स्पेस, आपका वैलिड ऑफिस एड्रेस वगैरह होता है, आपका दुबई जो लैंड डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम इजारी कह रहे हैं, उनसे बेसिकली अप्रूवल्स होते हैं। आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर ऑफ वर्क डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबमिट करवाते हैं। वंस यू गेट द फाइनल अप्रूवल, आपको ट्रेड लाइसेंस और अपना मिल जाता है और आपको दुबई लाइसेंस, दुबई के अंदर रेजिडेंसी वीजा वगैरह के लिए आप फिर फर्दर अप्लाई करते हैं, बिकॉज यू हैव टू कंडक्ट योर बिजनेस एट दैट लोकल। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशंस के। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास, हमने अभी जेनेरिक देखे थे तो सबने हमने ये इसको एक डेप्थ फॉर्म में देख लिया है कि हमारे पास इन केस अगर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है जिसका साइन लेटर्स हमें चाहिए, साथ में हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन होनी चाहिए, टेनेसीज हमारे पास होने चाहिए, पासपोर्ट्स हमारे पास होने चाहिए और मेमोरी ऑफ एसोसिएशंस विद अ लोकल स्पॉन्सर। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो स्पॉन्सर साइन किया है उसके साथ आपके जो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं कि अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है या मेरा स्पॉन्सर जो मेरा फ्रंट फुट पे खेल रहा है मेरे नाम पे, मेरी कंपनी के नाम के साथ, तो कंपनी के नाम पे तो उस वो किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती तो क्या कंडीशंस के अंदर किस तरह के रूल्स लगेंगे, वो सब के सब इस एमओए के अंदर डिफाइन होते हैं। ओके,
द मेन इम्पोर्टेंट बात के फीस कितनी लगती है। हमारे पास वन टाइम फीस होती है इनिशियल अप्रूवल्स के लिए, कंपनी का नेम अप्रूव थोड़ी जरूरी होता है, लेकिन एडिशन फीस जो होती है वो ट्रेडिंग लाइसेंसेस के अंदर वो रीन्यूअल होता है, क्योंकि हर साल में ये रीन्यू होता है। आपको सेपरेट फी ऑब्वियसली फॉरेन के अंदर आपको देनी पड़ती है। पहले इनिशियल अप्रूवल्स वन टाइम होती है, कंपनी नेम अप्रूवल्स में ऑब्वियसली ट्रेड नेम्स अप्रूवल्स तो आपको लेने होते हैं, उसकी फीस होती है। बॉडी ऑफ एसोसिएशंस वगैरह जब लोकल स्पॉन्सर्स के साथ होती हैं तो वहां पे आपने उसको रिन्यू करने के लिए फीस देनी होती है। तो क्वेश्चन आया होता है कि कितनी फीस, तो उसका आंसर ये होता है कि अगर आप एलएलसी वगैरह सबमिट करते हैं कि मैं एलएलसी ओपन करना चाहता हूँ, एलएलसी कंपनी है, तो तब मिनिमम जो होता है वो 300,000 जो होता है वहां पे दिरहम्स होते हैं, जो कि एक सिंपल एक पर्सन को मेन लैंड के अंदर रफली एस्टिमेट है कि उसे वहां पे उसे सबमिट करना होता है। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ये अमाउंट इंक्रीज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर और इन द बेसिस ऑफ योर इनकॉर्पोरेट ऑपरेशंस। लेकिन अगर कोई पर्सन जनरल ट्रेड लाइसेंस करना चाहता है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल मार्केट के अंदर भी वो काम करना चाहता है सर्विसेज वगैरह, तो जो फर्स्ट टाइम आपने जो हमने कहा था इनिशियल अप्रूवल्स होते हैं वो बेसिकली 25,000 दिरहम तक आते हैं, और देन फिर सेकेंड ईयर्स तक जाके आप इसको 15,000 दिरहम्स के साथ उसे रीन्यू करते जाते हैं। ठीक हो गया। मेन लैंड लाइसेंस जो दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमें देता है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस हमें दुबई देता है वो इस तरह से होता है। कमर्शियल लाइसेंस हो गया, प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो जो जेनेरिक ट्रेडिंग लाइसेंस होता है वो उसके अंदर आपको जेनेरिक ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर आपको 15,000 दिरहम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट को वन टाइम फी के हिसाब से जो हमने बात की थी वो आपको वहां पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। साथ साथ में हमारे साथ सर ने बात की थी कि दैट ही ब्रेनस्टॉर्म्स, और उन्होंने निकाला था कि सुपरमार्केट हो सकता है वो $1 शॉप इस तरह से ओपन करना चाहे। तो अगर इस तरह का पर्सन है, इस तरह की चीजें हैं और उसको रिक्वायरमेंट को ओपन करना चाहेगा, तो आपका मिनिमम जो 2,000 स्क्वायर रूट फीट आपके वहाँ पे अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमें ऑफिस स्पेस वगैरह वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं, तो आपको 2,000 स्क्वायर फीट तक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने डीड से अप्रूवल लेना होता है। मेन लैंड के अंदर 100% ऑनरशिप वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। 100% ऑनरशिप जो होता है एक्सपेक्ट को वो विदाउट लोकल स्पॉन्सर्स वो आपको तब भी अलाउ करते हैं अगर या तो आप फ्री जोन्स वगैरह कंपनी ओपन कर लें, या वो कंपनी हो जो कि ऑन्ड बाय जीसीसी नेशनल हो, यानी एज अ यूएई नेशनल हो या इस तरह से हो, तो उन्हें वो 100% ऑनरशिप वगैरह को अलाउ करते हैं। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी को भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइजीज होती है, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस फ्रेंचाइजीज होते हैं, तो आपका यही मतलब होता है कि आपका ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस होता है जो वहां पे जाके कोई लोकली पर्सन चला रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो क्लाइंट था उसका ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, ही हैज टू स्टेब्लिश हिज ऑन बिजनेस इन केस से, तो हम भी इसके अप्रोच की तरफ मूव आउट ही नहीं करेंगे। ओके, द लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन वगैरह राइजेस हो रहे थे, जो बार बार हमारे पास बात आ रही थी, सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे कि मेरे पास ब्रांचेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर ओपन करना चाहे, कि कंपनीज जो होती हैं उन्हें अगर लीगली वहां पे रिप्रेजेंटेशन करनी पड़े, या फिर आप एक तरह से कह लें कि उन्हें पूरी की पूरी कंपनी वहां पे इनकॉर्पोरेट करनी पड़े, तो वहां पे उसको टाइम लगता है। तो ब्रांचेस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस फॉर फॉरेन कमर्शियल जो कंपनीज हैं यूएई में, वो किस तरह से होती हैं कि ब्रांचेस में हम सबसे पहले देखेंगे तो दो फॉरेन कंपनीज जो कि इंटरेस्टेड होती हैं इन ऑर्डर टू ओपन अ ब्रांच और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई, वो कमर्शियल कंपनी लॉज के अंदर गवर्नड होती हैं। यानी एमिरेट्स में, दुबई में वगैरह में जब आप कंपनी वगैरह ओपन करते हैं तो कमर्शियल कंपनी लॉ आपके ऊपर लगता है। Companies can be 100% owned by the foreign entity, but you have to appoint a local service agent. उस टाइम पे वहाँ पे आपको local service agent वहाँ पे अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, और he has to be a UAE national obviously. The term जो होती है local service agents का मतलब ये होता है कि कोई भी फर्म, अब यही बात थी कि यूए नेशनल या फॉर्म जो 100% यूए नेशनल से ऑन होती है ना, तब आप उसे अपना एजेंट वहाँ पे रेफर करते हैं कि एज अ स्पॉन्सर के आपका लाइसेंस जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यहीं पे डिपेंड होता है। अब मैंने ये बात की थी कि हम लोगों के पास क्वेश्चन आया था कि दैट वी हैव द ट्रेडिंग लाइसेंस, हम वहाँ पे सेटअप है। अब मुझे ये चीज क्लियर नहीं की गई थी कि वहाँ पे हम यूएई नेशनल संभाले हैं कि नहीं है, बट अगर हम अपने क्लाइंट को इसमें हेल्प आउट करना चाहें तो हम यहाँ पे उसको अपने ट्रेडिंग लाइसेंस इस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम उसके स्पॉन्सर बन जाए।
हम कहें कि ऑब्वियसली आपके फ्रंट पेज पे हम लोग खेलेंगे, हम काम करेंगे, आपका एज अ फ्रेंचाइज एज अ ब्रांच हम काम करते हैं, आप अपना नेम हमें दें, हम आपके ट्रेड नेम के साथ काम करते हैं, बट आपका स्पॉन्सर और आपके ऑनरशिप वगैरह के अंदर फिर हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो लोकल सर्विस एजेंट्स वगैरह जो करते हैं वो बेसिकली स्पॉन्सर्स फॉर द लाइसेंस, और वो इन्वॉल्व होते हैं आपके डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह के अंदर, आपकी कंपनी के स्टैब्लिश वगैरह, जिस तरह आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी कंपनी की स्टैब्लिशमेंट से लेके आपके लेबर कार्ड्स तक लेने के लिए, साथ में जितनी भी आपने ब्रांच या फॉरेन कंपनीज वगैरह आपने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स के साथ टर्न ओवर्स के अंदर आपको वहाँ पे हेल्प आउट की जाती है। तो यही बात थी कि इन केस अगर मैं दुबई के अंदर ब्रांच खोलना चाहूँ तो मेरे पास डीड किस तरह से मेरे साथ काम करता है और किस तरीके से मेरी इन चीज़ों को लेके चलता है। तो बस सबसे पहले ये आता है कि आपको अपना अप्रूवल जो होता है वो फॉरवर्ड, अपना जो एप्लीकेशन होती है इनिशियल अप्रूवल के लिए, वो डीड में सबमिट करनी पड़ती है। देन उनकी फेडरल फॉरेन कंपनी कमेटी होती है जो कि आपको वहां पे लिस्टेड करती है दैट ही हैज द क्रेडिबिलिटी टू मूव आउट, तो वो आपको वहां पे लिस्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी आपको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। वंस यू गॉट द सर्टिफिकेशन देन यू आर गुड टू गो टू कैरी आउट द एक्टिविटीज दैट यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन। जब आप कमर्शियल लाइसेंस वगैरह सर्टिफिकेट मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से, आप अपनी फाइनल एप्लीकेशन देन दोबारा डीईडी में करते हैं और देन आपका ब्रांच को लाइसेंस प्रोवाइड कर दी जाती है दैट ही शी कैन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आपके ब्रांच वहां पे लीगली इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अब जीसीसी नेशनल्स के लिए क्या हमारे पास एक तरह से आप कह लें कि क्या हमारे पास एग्जेम्पशंस होती हैं, क्या तरीके होती हैं। तो जो यूएई प्रोवाइड्स करता है ऑप्शंस फॉर जीसीसी that they can set up their businesses in Dubai without involving a local Emirati as a sole proprietorship. Okay. Any person, those who have a company in GCC countries, they can open a business, they can open a sole proprietorship business, they can open a branch whether they want, whatever they want. तो वो उसे वहाँ पे विदाउट इन्वॉल्विंग अ लोकल एमरेट वो वहाँ पे से इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू यू हैव द पार्टनरशिप विद एक्सपेक्ट, आपका जो लोकल एमराइटी होता है उसका और बस यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वगैरह फिर इंक्रीज कर दी जाती हैं। दैट इन ऑर्डर टू हैव द पार्टनरशिप विद एक्सपेक्ट without local emirati the investments of a particular project should be minimum of 10 million dirhams। obviously ज्यादा अमाउंट है, स्मॉल एम में भी हमारे पास जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इसकी तरफ मूव ही नहीं करेंगे। लेकिन वो कंट्रीज, वो क्लाइंट्स जो कि इस तरह से होते हैं, those who want to doesn't want involve sponsor and have to want to they establish a sole proprietorship, they're gonna have to invest 10 million dirhams। ओके और ये ज्यादातर बेसिकली उन कैटेगरीज में होते हैं जो कि हैवी कैटेगरीज होती है, जिस तरह आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं, टूरिज्म वगैरह कैटेगरीज होती हैं, सर्विसेज, इस तरह की कंपनीज वगैरह को इसमें फिर वहां पे हेल्प आउट होता है। तो मेन क्वेश्चन जो हम लोग एक दूसरे से भी करेंगे और जो आप इसका एंड भी यहाँ पे आएगा तो क्लाइंट की जो क्यूरीज हैं उनके आंसर्स हैं, क्लाइंट को किस तरह से आंसर दिया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि व्हाट इज अ जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस, यानी इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकते हैं। तो एनी एंटरप्रेन्योर, एनी पर्सन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दुबई, ही और शी शुड हैव अ जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस, यानी जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब इस ट्रेडिंग लाइसेंस में मल्टीपल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं और सेम इंडस्ट्रीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी इनमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी लाइसेंसेस के अंदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। दैट अ पर्सन कैन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग गुड्स, प्रोडक्ट्स लाइक एनी क्लॉथ, एक्सेसरीज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी टाइप, आप किसी भी तरह की चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो पर्सन जो कि होलसेल बिजनेसेस को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसमें होलसेल बिजनेस को भी लेके आना चाहते हैं और तब भी इसको अंदर उसको जनरल ट्रेड लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। तो जनरल ट्रेड लाइसेंस उस एरिया को भी कवर करता है। पहली क्यूरी आंसर हुई। अब बात आती है कि मैं अपना बिजनेस कैसे सेटअप करूंगी जनरल ट्रेड लाइसेंस के अंदर। तो जो बेस्ट ऑप्शंस मुझे नजर आए थे फॉर अ क्लाइंट और फॉर बाय यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग लाइसेंस, वो ये था दुबई का जॉइंट वेंचर कंपनीज होती हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ फॉरेन पार्टी एंड अ लोकल पार्टी। ठीक है, अगर आप एक तरह से कह लें कि हमें जब जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे पास दुबई का जनरल ट्रेड लाइसेंस है, हमारी दुबई की कंपनी में जनरल ट्रेड लाइसेंस है, तो आप बताएं हम कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आप वहां से उनसे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लें, ज्वाइंट वेंचर कर लें। अगर आप अपना कोई बिजनेस एक नया ओपन करना चाहें, हम एज अ न्यू
बिजनेस करना चाहेंगे जी, एक ये अप्रोच लेके हम अपना न्यू बिजनेस लेके चलते हैं, हम उनसे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, उनसे हमारे जितने भी डिजायर एक्टिविटीज वगैरह उनकी हैं, हम अपने हिसाब से लोकली तो हमें हमारे पास पार्टनरशिप ऑब्वियसली लोकली पर्सन्स को वहाँ पे फिर 50% पार्टनरशिप आपको देनी पड़ेगी। जॉइंट वेंचर्स में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे पहले प्रिस्क्राइब होता है, जिससे हम एमओए साइन करते हैं, और ज्वाइंट वेंचर्स को वहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। जो भी कंपनीज आपस में सुटेबल होती हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होना चाहें तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपने आप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो मेन बात यहाँ पे ये आती है कि एज आई एम हैविंग द ट्रेडिंग लाइसेंस बिजनेस, तो मैं वहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हूँ कि मैं कहूँ कि यार आप हमारे साथ जॉइंट वेंचर कंपनी कर लें, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके साथ अपनी आपके लिए कंपनी को ओपन करते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, और तब हम इसको गुड टू गो करके वर्क करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस बिजनेस के ज्यादा प्रोसीजर्स हमें नहीं फॉलो करना चाहेंगे। तो अगर लेकिन बात आती है कि क्लाइंट अगर हमसे पार्टनरशिप ना करना चाहे, वो कहे जी कि नहीं जी पार्टनरशिप नहीं चाहिए हमें, मुझे कोई एक और तरीका भी बताएं, ये मैं इस ऑप्शन को एंड पे रखता हूँ, मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ पहले देखना चाहूंगा। तो जब आप ब्रांचेस या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वगैरह फॉरेन कंपनीज का यूएई में करते हैं तो कमर्शियल कंपनी लाल उसके ऊपर लगते हैं, तो आपको वहाँ पे भी अपना लोकल स्पॉन्सर यानी लोकल वहाँ पे एजेंट, जैसे हम कह सकते हैं एक पर्सन लोकली वहाँ पे यूई का नेशनल वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो कोई भी कंपनी भी हो सकती है यूई की लोकली, और कोई आपके पास एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, दैट कोई सिंगल पर्सन ही वहाँ पे आपका एजेंट बनेगा। इन कॉर्पोरेशंस भी वहाँ पे आपके यूई स्पॉन्सर्स बन सकते हैं। तो हमारे पास वो कंपनीज जिस तरह हम कह सकते हैं कोई पर्सन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ना चाहता, तो वो क्या करता है कि वो लोकली जो पर्सन इनकॉर्पोरेशन होते हैं ना, लोकली एक्सपोर्ट करें, उनके साथ डीलिंग्स करते हैं, उनके साथ कमर्शियली एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, और तब आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आपको भी ट्रेडिंग लाइसेंस लेने की जरूरत की नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे उनके एज अ फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, सामने की लाइन्स में आप वहाँ पे होते ही नहीं है। नेक्स्ट बात आई थी कमर्शियल एजेंसी की। जो बेस्ट ऑप्शन मुझे अभी तक लगा था वो यही था कि आप क्योंकि अगर हम एक कंपनी को लेके जाएं, यूके बेस्ड कंपनी वो है नहीं, हमने उसे स्क्रैच से बिल्डअप करना है, ठीक है। जबकि कंपनी स्क्रैच से बिल्डअप होती है, दे हैव टू गिव द वास्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हम बात कर रहे हैं एसएमबीज की, एसएमबीज के पास वास्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक हो गया। हम एड्स भी ले सकते हैं, हम एक दूसरे से ले लेंगे, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर पोटेंशियल भी चेकआउट होगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो यही रहता है कि आप केएसए में या यूएई में आप बिजनेस जहां पे भी सेटअप करना चाहते हैं, सब में कमर्शियल एजेंसीज का, कमर्शियल एजेंट्स का कंसेप्ट है। केएसए के अंदर तो डिटेल्स हम लोगों ने पहले से शेयर की हुई है कि किस तरह से कमर्शियल एजेंसी या एजेंट काम करता है। लेकिन अगर यूएई के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहता है कि मैं परमानेंट प्रेजेंस अपनी वहां पे ना एस्टेब्लिश करूं, बट मैं अपना जो बिजनेस है वहां पे यूएई के अंदर लेके जाऊं, तो जो उसके पास जो एक ऑप्शन बचता है वो कमर्शियल एजेंसी का ऑप्शन भी आता है। यूएई की एजेंसी लाज हैं जो कि कमर्शियल एजेंट्स वगैरह को अपॉइंट करते हैं। आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं, आप अपने से सेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हैं यूएई में। ये हर तरह के लफ्ज के अंदर कैटेगरी को फॉलो आउट करते हैं। ओके तो बेसिकली कमर्शियल एजेंसी क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक अरेंजमेंट होती है बिटवीन अ फॉरेन कंपनी और जो कि रिप्रेजेंट की जाएगी बाय योर लोकल एजेंट, कि हाउ ही और शी गोना सेल योर प्रोडक्ट्स, हाउ शी आर गोना सेल योर सर्विसेज, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज विद इन अ यूएई, और फॉर अ कमीशन और फॉर अ प्रॉफिट। ये सबको सब उस एग्रीमेंट्स में आप उनसे डिसाइड करते हैं, जिस पर्सन को आप वहाँ पे एजेंट को वहाँ पे हायर करते हैं कि जी ये मेरा काम है, इस तरह से आपने इसको चीजों को देना है। तो फिर वो आपसे आगे डिमांड करते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे, कमीशन बेस्ड काम किया जाएगा, प्रॉफिट बेस्ड काम किया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, वो सब उस एग्रीमेंट कमर्शियल एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड होता है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एजेंसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो यही होता है कि जिसके अंदर एजेंट जो होता है वो अंडरटेक्स करता है परमानेंट बेसिस में वहां पे, यानी जो नेशनल्स है आपके वो वहां पे परमानेंट वहां पे रहते हैं, आपके स्पेसिफिक जो एरिया में एक्टिविटीज हैं, आपके जो ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर इन्वॉल्व है, वो सबको सब वहां पे निगोशिएशंस हैं, कंक्लूजन्स और डील्स हैं, एनीथिंग जो आप वहां पे यूएई के अंदर करना चाहेंगे, देन वो आपका कमर्शियल एजेंट पर्सन ही वहां पे उसको कैरी आउट करेगा। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर वो आपका एजेंट जो होता है वो आपके सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो आपकी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपके सेल परचेजेस को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें आगे देन प्रॉफिट वगैरह को डील आउट किया जाएगा।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स भी काफी फॉर्म्स में आता है, ये सिंपली और कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। तो यूएई में जो पार्टनरशिप्स होती है जनरली वो मेमोरियम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में डिफाइन होता है। यानी एमओएस जब हम लोगों ने भी साइन करवाए थे एमओएम्स वगैरह, तो हमने भी वहाँ पे डिफाइन किया था कि यार मैं अगर इस तरह से कंपनी से ज्वाइंटिंग कर रहा हूँ या डीलिंग कर रहा हूँ, इससे पार्टनर बना रहा हूँ, तो इन केस लाइबिलिटीज कौन उठाएगा, इन केस कोई इश्यूज आते हैं तो कौन देखेगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में भी ये चीजें, एमओएस में ये चीजें डिफाइन और इजीली स्टेटेड, क्लियरली स्टेटेड की जाती हैं कि इन केस रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, इस कंपनी से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इस कंपनी के साथ ये काम होगा, और अगर कोई लाइबिलिटीज वगैरह आती है किस तरह से चलेंगी, वो सब कुछ इस एमओएस के अंदर डिफाइन होता है। तो जो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक ही बात आती है कि मेरे क्लाइंट ने ना तो यूएई में जाना था, ना तो उसने बहरीन में जाना था, जाना तो उसने केएसए में था। तो केएसए का जो बंदा है या केएसए की बात आती है कि जी अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि मैंने केएसए के अंदर बिजनेस सेटअप करना है, तो केएसए के अंदर भी मैंने फर्स्ट अप्रोच ये दी थी कि आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स बन लें या आप वहाँ पे कमर्शियल एजेंट बन जाएं, कमर्शियल एजेंसीज को वहाँ पे अपॉइंट कर लें, एजेंट्स बन के आप गुड टू गो हैं, आपको ज्यादातर लीगली इनकॉर्पोरेशन वाले कामों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो उसको हम एक दफा दोबारा से रिव्यू देखते हैं कि उसका लॉ क्या कहता है, सऊदीया लॉ क्या किस तरह से लेके चलता है, कि जो सऊदी का लॉ होता है जो भी कोई भी सऊदी नेशनल आपका कमर्शियल एजेंट बन सकता है। सेम बात है, मैंने यहाँ पे जोई में भी बात की थी, जब वो फर्स्ट स्टेप आता है स्पॉन्सरशिप्स का, लोकली इन्वॉल्वमेंट्स का, तो वो कंसल्टेंट कंपनीज वो जो आपको वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दे ऑफर कि हम आपके कमर्शियल एजेंट्स बन जाते हैं, हम आपको स्पॉन्सरशिप्स के तौर पे हम आपके साथ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। तो ये एक गुड वे होता है अपने क्लाइंट के कॉस्ट को बचाने के साथ साथ, इन केस आप उनसे यकीन भी उनका लेते हैं, कंसेंट उनके लाइव लेते हैं, लेकिन आपके साथ ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए भी पोटेंशियल होता है, आप वहाँ पे उसको भी वहाँ पे ग्रोथ देते हैं। ओके तो कोई भी पर्सन वहाँ पे एज अ कमर्शियल एजेंट वहाँ पे उससे अपॉइंट किया जा सकता है, जो कैपिटल वगैरह लोकल एजेंट बिजनेसेस वगैरह होते हैं वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं। लेकिन एजेंट हैज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, जितने भी कस्टमर्स वगैरह हैं आप लोगों ने केएसए में जिस तरह से डीलिंग प्रॉफिट की बात हो रही है ना, कमीशन की बात हो रही है, रिजनेबल प्राइसेस के ऊपर आपने आपका एजेंट केएसए के अंदर आपकी चीजों को सेल परचेज करेगा, आपके सर्विसेज को करेगा, और साथ साथ में आपकी प्रोडक्ट्स को किंगडम के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, किंगडम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे मेंटेन किया जाएगा। योर एजेंट हैज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्वियसली इसके बाद बात आती है गुड स्पेसिफिकेशंस, जो चीजें वहाँ पे सेल परचेज होंगी उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, वो किस तरह किंगडम उसे अलाउ करता है सेल परचेज के अंदर। तो इन ऑर्डर यू हैव टू ऑब्टेन द कस्टमर क्लियरेंसेस, तो आपके जितने भी इंपोर्टेड गुड्स वगैरह होंगी उनका कंफर्मिटी सर्टिफिकेट होता है, यानी गुड एक्सपोर्टेड टू द किंगडम ऑफ सऊदी, यानी उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सेसो वगैरह, उनकी जो कंपनी है सऊदी स्टैंडर्ड्स वगैरह, उसको वहाँ पे चेकआउट करती है और उसे सर्टिफाइड करती है कि इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो खड़ी हुई है, देन आप उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई उसके अंदर मस्ट होता है दैट ओरिजिन क्या है कंट्री का, किस कंट्री से वो लेके आई है, किस शिपमेंट के हिसाब से पैकिंग होके किस कंट्री से किस प्रोसीजर तक वो वहां पहुंची है, ये सब का सब कंपनी जो कंप्लायंस गुड्स होते हैं वहां पे डिक्लेयर होता है। इसी तरह अगर कमर्शियल एजेंट्स वगैरह की बात आती है, जब कमर्शियल एजेंसीज वगैरह आपने करना है, कमर्शियल एजेंट डिफाइन करना है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं एक्स्ट्रा। तो आपको जितना आपने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी आपने जिस पर्सन को अपना लोकली अपॉइंट किया है या किसी कॉर्पोरेशन को अपना लोकली अपॉइंट किया हुआ है, तो उनकी जो उनके साथ एजेंसी एग्रीमेंट्स हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उनकी दो कॉपीज जो होती हैं वो सबमिट हुई जाती हैं। एक ओरिजिनल होती है, यू हैव टू वन ऑफ देम शैल बी ओरिजिनल एंड ऑथराइज्ड होती हैं वहाँ पे, साथ में आप उन्हें अरेबिक ट्रांसलेशन में अपने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को भी सबमिट करते हैं। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो होती है आपके लोकल एजेंट की, यानी एज अ that he or she gonna be act like your agent and going to distribute your goods and services, तो ये सब कुछ वहाँ पे सबमिट होता है। एमओसीआई इसमें इन्वॉल्व होती है, रिटन कंफर्मेशन जो होती हैं वो एमओसीआई उन्हें एंड पे इशू करता है कि दैट 100% आपके शेयर कैपिटल्स वगैरह कुछ हो गए, इलीगल पर्सन आपस में सऊदी नेशंस वगैरह हो चुके हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कॉपी आपके लोकल एजेंट की सर्टिफिकेशन वगैरह की सबमिट होती हैं। और अगर हमारे पास हमारा क्लाइंट कहता है कि मैं कमर्शियली उससे वहाँ पे लोकली करना भी नहीं चाहता, तो मैं वहाँ पे फिर हमारे पास जो लास्ट अप्रोच बचती है वो यही बचती है कि हम उसको
ब्रांच की तरफ मूव करेंगे कि आप ब्रांच ओपन कर लें। तो जो ब्रांच होती है वो बेसिकली पेरेंट कंपनी, ब्रांच को केएसए में लीगली एक सेपरेट एंटिटी की हैसियत हासिल नहीं है। द पेरेंट कंपनी गोइंग टू बी द लायबल ऑफ एवरीथिंग, एनी एक्टिविटी, कोई भी चीज जब ब्रांच कंपनी उस लोकली वहां पे करेगी तो पेरेंट कंपनी उस चीज की लायबल कंसीडर की जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक आया था कि कौन से जुरिस्डिक्शन और कौन सी चीजें लगती हैं। तो ये हम लोगों ने इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सो हो। तो बेसिकली आता है तो ब्रांच जो भी ऑपरेट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट कंपनी, उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस केस के अंदर नहीं होती। जो रजिस्ट्रेशन होती हैं ब्रांच की वो इशू की जाती है, एमओसी वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह करती है, सेम प्रोसीजर होता है एज एलएलसी, बस आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह 500,000 तक जाती हैं। देन ब्रांच होती है वो कुछ मंथ्स तक सबमिशन वगैरह लेती है, सागिया से आपको वहाँ पे लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। और जो पेरेंट कंपनी होती है वो जो एक्टिविटीज कर रही है वही वो ब्रांच को उसको लिमिटेड करते हैं। लेकिन ब्रांच अगर कोई एक्टिविटी ऐसी करेगी तो पेरेंट कंपनी है जो उसकी लायबल होगी अंडर टेक्स केएसए के लॉ के अंदर होगी, फिर पेरेंट कंपनी हर चीज की जवाबदेह कंसीडर होगी। इसी तरह जो पेड अप कैपिटल्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सेम प्रोसीजर होता है एलएलसी और ब्रांच का। लेकिन ये बस ये बात आती है कि आपको टैक्स वगैरह या नंबर ऑफ 100% आप फॉरेन ऑन एलएलसी को कंसीडर कर सकते हैं। परमानेंट ब्रांच अगर जो होती है, परमानेंट ब्रांच का मतलब होता है कि हम इसको किस तरह से वहाँ पे सेटअप करते हैं। परमानेंट ब्रांच अगर आप ओपन करें, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आप परमानेंट ब्रांच वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो तब वहाँ पे उसको आप वहाँ पे 100% ऑनरशिप वगैरह हासिल कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।